हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एक और नया वीडियो बना रहे हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, आप लोग देख सकते हैं इनको और इनकी क्वालिटी को आप लोग देखिए। प्लस हमारा ये प्रयास रहता है कि एक क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे ऑप्शन को भी हल किया जाए। जो लोग यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी या अन्य एग्ज़ाम देते हैं उनको पता होगा कि जो है क्वेश्चन को तो सॉल्व ही करना है, प्लस उसके ऑप्शन को अगर हम सॉल्व करते रहेंगे तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ किया था? ठीक है, तो गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स फार्म आश्रम की स्थापना कहाँ किया था? तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में पहली बात तो ये 1904 में और दूसरा कौन सा है? फिनिक्स फार्म आश्रम है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को कि गांधी जी ने 1904 में कौन सा आश्रम है? फिनिक्स फार्म आश्रम है की स्थापना कहाँ किया था? तो आपका जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा, डरबन में। ठीक है, गांधी जी ने कहाँ पे किया था? तो गांधी जी ने डरबन में किया था। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, डरबन में। दूसरा, अब इसमें अहमदाबाद भी लिखा है, जोहान्सबर्ग भी लिखा है और वर्धा भी लिखा है। ठीक है, तो जो जोहान्सबर्ग है वहाँ पर क्या हुआ था? टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना किया था। ठीक है, गांधी जी ने टॉल्स्टॉय 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना किया था जोहान्सबर्ग में। ठीक है, अब अगला है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद आप जानते हैं कहाँ है? गुजरात में है और यहाँ पर 1915 में कौन सा? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना किया था गांधी जी ने। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ किया था? डरबन में। डरबन कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में डरबन पड़ता है। 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी। 1915 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, और जो नीचे वर्धा बचा है तो यहाँ पे 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी। कौन सा था? सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किया था। ठीक है, सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन हैं और 4 के चारों ऑप्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग बेहतर तैयारी के लिए ये सही है कि आप लोग इसका नोट्स भी बना लें। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो इसको बार-बार रिवीजन करते रहेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन में है नियाग्रा, विक्टोरिया, एंजल और गोयरा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है इसमें? तो आप सबको पता है इसमें कि कौन सा जलप्रपात है इसमें? एंजल जलप्रपात है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। ये कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखिए, ये वेनेजुएला में पड़ता है। ठीक है, किस नदी पर है? ये अक्सर पूछा जाता है किस नदी पर है? तो चुरू नदी पर ये है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये क्वेश्चन है आपका कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप जानते हैं कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। ये कहाँ है? तो ये वेनेजुएला में है और किस नदी पर है? तो चुरू नदी पर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे नियाग्रा जलप्रपात की। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में है। ये नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो न्यूयॉर्क में है। कौन सी नदी पे अगर कहा जाए कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और अगर नदी की बात करें किस नदी पे है तो नदी का नाम भी नियाग्रा ही है। ठीक है, नियाग्रा ही नदी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक साइड में जलप्रपात आपको दिए होंगे और दूसरे साइड पे उनकी स्थिति कि वो कहाँ पे स्थित है। तो जो नियाग्रा जलप्रपात है अभी मैंने बताया था कि नियाग्रा जलप्रपात ये कहाँ पे पड़ेगा आपका? तो आप लोग जान सकते हैं कि न्यूयॉर्क राज्य है, ओंटारियो प्रांत है। ठीक है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पे है नियाग्रा जलप्रपात? ये। ठीक है, ये मिलान इसका है। तो ए का एक, अब ए का एक किस में है? ए का एक यहाँ भी है, ए का एक यहाँ भी है। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं विक्टोरिया जलप्रपात। तो विक्टोरिया कहाँ पे है? जाम्बेजे और जाम्बिया, ये यानी कि दो का भी इसमें भी है और इसमें भी है। तो अगला चलते हैं इगुआजू जलप्रपात।
इगुआजू जलप्रपात कहाँ? अर्जेंटीना और ब्राज़ील। ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच में, यानी कि 3, और जो है इसमें डबल ऑप्शन लग गए हैं। एक का एक है और ये सब सुमेलित हैं। यानी नियाग्रा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है, विक्टोरिया जिम्बाब्वे जाम्बिया की सीमा पर है, और इगुआजू जलप्रपात अर्जेंटीना ब्राज़ील के बीच सीमा पर है, और ग्वाइरा जलप्रपात पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा पर है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में हैं। यहाँ पे हुआ क्या है कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, दोनों सेम हो गए हैं, ये गलती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें है? आपका 29 में है। ये ल्यूसेंट से क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही ल्यूसेंट में आपको मिल जाएगा कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें है? 29 में है। ठीक है, अनुच्छेद 30 में। तो अनुच्छेद जो 30 है उसमें अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थान की स्थापना करने की बात यहाँ पे किया गया है। ठीक है, शिक्षण संस्थान की स्थापना की बात किया गया है। और अगर हितों का संरक्षण की बात किया जाए तो 29 है। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थान की बात की जाए तो 30 में है, और अगर हितों की बात की जाए तो 29 में है। 25 में आप लोग जानते हैं, 25 ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है 25। और 26 क्या है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं आप। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता 25 है। 26 में मतलब जो जिस धर्म का है उस धर्म को वो प्रचार प्रसार कर सकता है। प्रचार प्रसार वो उसका कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये भी देख लीजिए, ये यही सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, बिल्कुल मेल खाता है। ठीक है, 29 में मैंने बताया था अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, कोई एक है जो सुमेलित नहीं है। 30 में क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि 30 में शिक्षा, यहाँ पे देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है, 28 किसी राज्य द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है, ये जो है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा मतलब कि किसी राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, यहाँ पे लिखा है, और कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती अगर राज्य द्वारा वो वित्त पोषित है। राज्य द्वारा वित्त पोषित का मतलब अगर राज्य सरकार से उसको सहायता मिलती है, वहाँ के बच्चों को वजीफा स्कॉलरशिप वगैरह मिल रहा है, तो वहाँ पे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि राज्य क्या है? धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंगरेनी कोयला क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पीसीएस और अदर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सिंगरेनी कोयला क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो सिंगरेनी, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि सिंगरेनी क्या है? कोयला क्षेत्र है। ठीक है, और सिंगरेनी कहाँ से संबंधित है? तो इसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिया गया है। तो सिंगरेनी कहाँ पे है? तेलंगाना में है। पहले कहाँ था? आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब जो है ये तेलंगाना में आ गया है। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र जो है वो सिंगरेनी कोयला क्षेत्र अब तेलंगाना में आ गया है। ठीक है, ये बात अब ध्यान रखिएगा। इसी से मिलता जुलता एक होता है सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली, तो ये यूपी से संबंधित है। सिंगरौली ये भी कोयला क्षेत्र है, लेकिन ये यूपी से है। सिंगरेनी की बात की जाए तो फिर ये तेलंगाना से संबंधित है। पहले ये आंध्र प्रदेश में था, ये बात ध्यान रखिएगा, पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन 2 जून 2014 को जब तेलंगाना का गठन हुआ तो सिंगरेनी जो था वो तेलंगाना में आ गया। ठीक है, निम्नलिखित कोयला उत्पादक क्षेत्र में से किसका संबंध झारखंड से नहीं है? यानी कि 3 इसमें झारखंड से हैं और एक कोई झारखंड से नहीं है। तो झारखंड का जो कौन सा नहीं है इसमें ध्यान रखिएगा। तो इसमें बोकारो झारखंड में पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें लिखा है? गिरिडीह भी झारखंड में ही पड़ता है। डाल्टनगंज भी झारखंड में पड़ता है। लेकिन जो ये कोरबा लिखा है, कोरबा कहाँ पड़ता है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है कोरबा। अब ये सब के सब कोयला उत्पादक हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये सभी कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि बोकारो झारखंड में, गिरिडीह झारखंड में, डाल्टनगंज झारखंड में और कोरबा ये कहाँ पड़ेगा? ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। ठीक है, अगर यहीं पे पूछा जाता कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन आता कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो उसका आंसर होता है झरिया।
झरिया, झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है झरिया, ठीक है। और बाकी ये तीनों झारखंड के ही हैं, कोयला उत्पादक क्षेत्र ये भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा झरिया है झारखंड का। और कोरबा ये कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अभी आपने देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में इसमें देखा था कि सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है, सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है, ये कहाँ पड़ता है? तो सिंगरेनी कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है, तेलंगाना में। तो ये कोयला क्षेत्र आपको रटे होने चाहिए। आप चाहें तो इनको कहीं लिख लीजिए जिससे कि आपको रट जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र अब इसमें पूछा गया है, तो कौन सा इसमें होगा? झरिया। अभी मैंने बताया था झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, यानी झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रानीगंज, पश्चिम बंगाल। रानीगंज कोयला क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। झरिया झारखंड में पड़ता है, झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र झरिया ही है। रानीगंज पश्चिम बंगाल, और ये भारत का सबसे पुराना, यहाँ पुराना की बात चल रही है, ध्यान रखना इस बात को कि भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र रानीगंज है। तालचेर ये कोयला क्षेत्र है, ये उड़ीसा में पड़ता है। विश्रामपुर कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? तो विश्रामपुर कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। विश्रामपुर कोयला क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, इसमें अगर यहाँ पे तो कोयला क्षेत्र, ये सबसे पुराना कोयला क्षेत्र पूछा गया है, सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, सबसे पुराना कोयला क्षेत्र इसमें पूछा गया है। लेकिन अगर यही पूछ लिया जाता कि इसमें मिलान कीजिए, यानी विश्रामपुर, तालचर, रानीगंज, झरिया, और उसके सामने ये होते, तो दिमाग में ये प्रश्न जरूर बैठाइएगा कि इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है। इसलिए इसको बार बार वीडियो देखिए और इसके नोट्स बना लीजिए, बेहतर होगा। नेक्स्ट, छठी अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख नहीं किया गया है? यानी कि छठी अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख नहीं किया गया है? तो छठी अनुसूची में कौन कौन से हैं? पहली बात तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हैं। कौन कौन से हैं छठी अनुसूची में? असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है, ठीक है। तो छठी अनुसूची के तहत कौन है? असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय। मेघालय, ये 4 राज्य हैं। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन 4 राज्यों के जो जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है वो कहाँ किया गया है? वो छठी अनुसूची में किया गया है, ठीक है। मणिपुर का उल्लेख छठी अनुसूची में नहीं किया गया है। बस इतना पूछा गया था आपसे। 52वां संविधान संशोधन के संबंध निम्नलिखित में से किस अनुसूची से है? तो 52वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है, लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो 52वां संविधान संशोधन किससे है? 10वीं अनुसूची से, ठीक है। 10वीं अनुसूची से 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची से हो। ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन जो है वो 1985 में हुआ था। और 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख किया गया है और 10वीं अनुसूची संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए पर्यावरण की शब्दावली है और उसके सामने उसके प्रतिपादक हैं, ठीक है। तो जैव विविधता शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो जैव विविधता का जो संबंध है वो W.G. रोशन, ये वैज्ञानिक हैं, इनसे संबंधित है, ठीक है। W.G. रोशन। इकोलॉजी का संबंध A.G. टांसले से है। इकोलॉजी का संबंध किससे है? A.G. टांसले से है। उसके बाद इकोसिस्टम A.G. टांसले हैं, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल है और हॉट स्पॉट नॉर्मन मायर्स हैं। ये चारों के चारों संबंधित हैं। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से इनको हम देखेंगे। जैव विविधता शब्द W.G. रोशन, इकोसिस्टम टॉन्सले, सिस्टम टॉन्सले, कुछ ऐसा मिलान करके हम लोग याद करेंगे कि इकोसिस्टम टॉन्सले, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल हैं और हॉट स्पॉट नॉर्मन मायर्स हैं। यानी कि ये चारों के चारों सुमेलित हैं, ठीक है। ये सब सही है। जैव विविधता, इकोसिस्टम, इकोलॉजी और हॉट स्पॉट, ये चारों के चारों सही शब्दावली हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि जापान के द्वीपों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? सही अवरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा होगा, ठीक है। तो अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा कि जो होन्शु द्वीप है जापान का, यानी कि होन्शु द्वीप है, वो सबसे बड़ा है, तो वो सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आता है? होक्काइडो। होन्शु के बाद आता है होक्काइडो। होक्काइडो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। होक्काइडो के बाद आता है क्यूशु, ठीक है। क्यूशु ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा और सबसे लास्ट में कौन आएगा? शिकोकू। सबसे लास्ट में शिकोकू आएगा।
तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। यही क्रम है आपका। अब होन्शु नंबर 1 पे कहाँ पे है, पहले ही पोजीशन पे है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जापान के द्वीपों का सही अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम यही है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। ये आपका सही आंसर हो जाएगा पहला। ये कई बार पूछा गया है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जापान का निम्नलिखित द्वीपों में से जापान का सबसे बड़ा द्वीप, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु हो जाएगा। ठीक है। और अगर अवरोही क्रम में लगाने को आए तो फिर होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू, ये आपका हो जाएगा। ठीक है। इसको आप लोग मैप पर भी देख सकते हैं। तो यहीं पे ये क्लास ख़त्म होगी। आप लोग जो है अगर ये चीज़ें पसंद आ रही हैं कि इस तरीके से बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कराया गया, उसके बाद उसके हर एक ऑप्शन पे सॉल्व करके आपको बताया जा रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं। और जब तक आप किसी क्वेश्चन के सभी ऑप्शन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक एग्ज़ाम में जो है आप क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हो सके तो इसके साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। 100% ये क्वेश्चन फंसने हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर अगर पेपर देख रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।